हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3। थ्योरी हमने सारी कर ली थी, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम उस चैप्टर के जो है वो एनसीईआरटी पे आपके जो ब्लू बॉक्स बेस्ड और बैक एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम सॉल्व करेंगे पहले एनसीईआरटी के जो ब्लू बॉक्सेस हैं, यानी कि बीच में जो चैप्टर के बीच में जो बॉक्सेस दे रखे हैं क्वेश्चनों के, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 40 पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन का बॉक्स है वो है पेज नंबर 40 पर। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको एग्जांपल्स देने हैं मेटल के। गिवन एग्जांपल ऑफ मेटल, 4 आपको उनकी प्रॉपर्टीज बता दी है। हर प्रॉपर्टी का आपको एक एग्जांपल देना है। पहली प्रॉपर्टी, उस मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो ये सारी चीजें हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में कर चुके हैं। कौन सी मेटल है जो लिक्विड पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे? वो है मरकरी। सेकंड क्वेश्चन है इसी में ही कि वो मेटल बताइए जिसको आप इजीली चाकू के साथ काट सकते हो। ये तो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। कौन सी मेटल है वो? सोडियम, जिसको आप किसके साथ इजीली कट कर सकते हो? चाकू के साथ भी कट कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी का, इस फर्स्ट क्वेश्चन का, वो मेटल जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट की। तो ये भी आपको बताया गया था, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। लास्ट आपके पास जो पार्ट है इसमें वो ये है कि वो मेटल बताओ जो पुअर कंडक्टर है हीट की। तो लेड जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है। तो ये वो 4 मेटल्स हैं जिनके बेस पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसी पेज पे आपको दे रखा है एनसीईआरटी की, कि एक्सप्लेन करना है आपको मीनिंग ऑफ मैलिएबल और डक्टाइल। देखो ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा हुआ। मैलिएबल वो होते हैं जो इजीली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और डक्टाइल वो होते हैं जो इजीली वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? अ सब्सटेंस दैट कैन बी बीटन इनटू शीट। मैं लिख देता हूं इसको, अ सब्सटेंस दैट can be beaten into sheets are called, क्या बोलेंगे उसको? मैलिएबल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैलिएबल बोलते हैं। स्पेलिंग ठीक है। और दूसरा उन्होंने पूछा डक्टाइल, तो वो भी आप सेम लिख सकते हो, अ सब्सटेंस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर आर कॉल्ड डक्टाइल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, पहले आप कर चुके हो। 2 ही क्वेश्चन थे इस पेज पर। नेक्स्ट चलते हैं एनसीईआरटी के। अब आपके पास पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? रीड करते हैं। Why is sodium kept immersed in kerosene oil? सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? ये आपको पता है कि सोडियम मेटल जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव है। अगर आप ओपन रखोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग लग जाती है उसमें। तो इसलिए उसको उस एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए हम उसको हमेशा किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। तो हम लिखेंगे सोडियम रिएक्ट very fastly with oxygen। पहले भी हमने लिखा ये आंसर, सोडियम रिएक्ट्स very fastly with oxygen
ऑक्सीजन के साथ वो बहुत फास्टली रिएक्ट कर लेती है और क्या कर लेती है, फिर क्या हो जाता है, आग लग जाती है। एंड इट कैचेज फायर, और क्या होती है, वो फायर को कैच कर लेती है व्हेन केप्ट इन ओपन, व्हेन केप्ट इन ओपन, जब ओपन रखा जाता है। सो टू प्रिवेंट, बचा के रखने के लिए इस आग से, सो टू प्रिवेंट दिस एक्सीडेंटल फायर we kept sodium in केरोसिन ऑयल। हम हमेशा सोडियम को किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। बता के आप पहले भी डिस्कस किए हैं हमने ये चीज। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, आपको रिएक्शंस बतानी है। एक पहला पार्ट जिसमें आपको आयरन की रिएक्शन बतानी है, किसके साथ, स्टीम के साथ। फर्स्ट केस में रिएक्शन करके दिखाइए आयरन की। आयरन इज दिस, सोडियम इन नेचर, स्टीम यानी कि वाटर ही है, लेकिन किस फॉर्म में है, वो गैसियस फॉर्म में है। आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर बनने वाला है, Fe3O4, और साथ में जो चीज निकलेगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। ये गैस की फॉर्म में, और जो फेरिक ऑक्साइड आपके पास बना है वो सॉलिड की फॉर्म में बनेगा, ये सॉलिड ही होगा। ये रिएक्शन होगी। दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा है कि दो रिएक्शन करके दिखानी है आपको। कैल्शियम की करके दिखाओ वाटर के साथ, और पोटाशियम की करके दिखाओ वाटर के साथ। तो देख लीजिए पहले कैल्शियम, सॉलिड, वाटर, लिक्विड, OH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर H2 ही रहने वाला है। तो ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, ये गैस आ जाएगी। ठीक है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल जो है वो हाइड्रोक्साइड बनाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने ये सारे एग्जांपल इजीली कर रखे हैं, इसलिए हम इन पे इतना जोर नहीं दे रहे। दूसरा है पोटाशियम, देख लीजिए ट्वाइस के, ये भी सेम 2K 2H2O लिक्विड, ये भी बना लेगा आपके पास 2KOH एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ पे भी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। सिंपल रिएक्शन है आपके पास। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। उसके लिए पहले हम रब कर देते हैं इनको। एक टेबल दे रखी है आपको थर्ड क्वेश्चन में, वो टेबल बना लेते हैं हम पहले। देखिए 4 मेटल्स दे रखी हैं आपको, A, B, C, D। 4 सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। आयरन सल्फेट, दूसरा है कॉपर सल्फेट, तीसरा है जिंक सल्फेट, और चौथा है सल्फेट, ये तीनों, हाँ, चौथा है सिल्वर नाइट्रेट। उन्होंने कहा कि इन 4 मेटल्स को, सैंपल एज 4 मेटल्स, इनको इन सब में एक एक करके ऐड किया गया है। तो आपको जो ऑब्जर्व किया गया वो क्या किया गया, यहाँ जो टेबल में अगर कंप्लीट करूं तो ये है नो रिएक्शन, ये भी नो रिएक्शन, ये भी नो रिएक्शन, यहाँ लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट। सेकंड केस में यहाँ लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट वाले 2 में लिख रखा है नो रिएक्शन। थर्ड केस में नीचे वाले 3 में नो रिएक्शन,
और लास्ट केस में सेकंड लास्ट है डिस्प्लेसमेंट और लास्ट वाले में है नो रिएक्शन। ये डाटा है जो आपको दे रखा है। आपको जो क्वेश्चन बताने हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये बताइए सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सी है। पहले उससे पहले जो आपको क्लियर होना चाहिए वो ये, इन 4 सॉल्यूशनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव सॉल्यूशन कौन सा है। पहले देखिए, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। कैसे पता लगाते हो, टेबल आपको दे रखी है रिएक्टिविटी की, आप उस टेबल में देखोगे तो जिंक सबसे ऊपर मिलेगा इन चारों के कंपैरिजन में। जिंक जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और जिंक के बाद जो है वो कौन सा है, आयरन। जिंक के बाद क्या आएगा, आयरन आएगा। पहले तो हम जिंक की बात करते हैं। देख लीजिए टेबल जो है वो आपके जस्ट एक ही जगह पीछे है, बस एक ही पेज पहले जिंक आता है फिर आयरन आता है। तो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या किसी मेटल ने जिंक को रिप्लेस किया, नहीं। तो हम कैसे पता लगाएं कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक को रिप्लेस नहीं किया तो चलो छोड़ो। दूसरे नंबर पे कौन है, आयरन। क्या इन चारों में से किसी ने आयरन को रिप्लेस किया, डिस्प्लेस किया, तो आंसर इज यस। कौन कर रहा है, बी। बाकी 3 की रिएक्शन नहीं हुई आयरन सल्फेट के साथ, क्योंकि बाकी 3 कम रिएक्टिव थे। ज्यादा रिएक्टिव ही डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, तो किसने डिस्प्लेसमेंट किया, बी ने। तो इसका मीनिंग है जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी मेटल इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन आंसर इज मेटल बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखो बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर उसको आप कॉपर में मिलाओगे तो वो क्या कर देगी, कॉपर को डिस्प्लेस। जब आयरन को डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगी। तो आपने सिंपली इसमें क्या लिखना है, आपने लिख देना है इट विल डिस्प्लेस कॉपर, इट विल डिस्प्लेस कॉपर। रिएक्शन भी करके दिखाओ। तो बी को अगर कॉपर सल्फेट के साथ सॉल्यूशन कराओगे तो बी कॉपर को हटा के ये बना लेगी, कॉपर निकल जाएगा, सल्फेट के साथ ऐड हो जाएगी। तीसरा, आपको चारों मेटल्स को डिक्रीजिंग में लगाना है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो सबसे पहले। तो क्लियर हो गया, बी आएगी सबसे पहले। दूसरे नंबर पे कौन आएगी, देखिए जिंक को किसी ने डिस्प्लेस नहीं किया, आयरन दूसरे नंबर पे था, उसको डिस्प्लेस किया बी ने। तीसरे नंबर पे आता है कॉपर, कॉपर को किसी ने डिस्प्लेस किया, तो आंसर इज यस, किसने, ए ने। यानी कि दूसरे नंबर पे रिएक्टिविटी किसकी है, ए की। बचा COD, सिल्वर को किसने किया, सी ने। डी तो किसी को भी नहीं कर पाया, इसलिए डी क्या रहेगा, सबसे लास्ट में रहने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस निकलती है जब डाइल्यूट HCl एसिड को मिलाया जाता है किसी मेटल के साथ। आपने किया हुआ है, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा आपको रिएक्शन करके दिखानी है, जब आयरन रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो पहले तो आपको जो लिखना है वो ये कि कौन सी गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर है 4, आप लिखोगे हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। दूसरा आपको रिएक्शन दी गई है, तो आयरन सॉलिड है, सॉल्यूशन जो है एसिड का वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि एक्वस फॉर्म में लिया जाएगा। और जब इनकी आप रिएक्शन कराओगे तो आपने पहले से आपको पता ही है कि कौन सी गैस निकलनी है, हाइड्रोजन। तो फेरस सल्फेट एक तरफ हो जाएगा एक्वस फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर आ जाएगी। लास्ट, What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? जिंक को आयरन सल्फेट में अगर मिलाएं तो क्या होगा, तो आपको पता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव आयरन से होगा। क्या जिंक आयरन को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। और आपको उसकी रिएक्शन भी करके दिखानी है, तो आपको पहले लिख देना पड़ेगा वहां पे। क्या लिखोगे,
कि एज जिंक इज मोर रिएक्टिव, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन सो इट डिस्प्लेसेस। और रिएक्शन पूछी है तो किसको किसमें मिलाया गया है, जिंक को मिलाया गया है किसमें, आयरन सल्फेट में। ये रहा सॉल्यूशन आयरन सल्फेट का, ये जिंक सॉलिड आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वस क्या बनेगा, जिंक सल्फेट एक्वस और आयरन सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ये है सिंपल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट। तो ये पेज नंबर 46 का आपका जो था ब्लू बॉक्स था। अब आते हैं हम पेज नंबर 49 पे। देखिए पेज नंबर 49, पहला क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताने हैं सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के। पहले कर चुके हैं ये सारी चीजें हम थ्योरी में। पहले क्वेश्चन में सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बताया था कैसे बनाते हो। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपने 281। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो तो सोडियम के सिंबल पे उतने ही डॉट लगा दो, वो होता है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन टोटल एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, आउटर में कितने 6, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितनी डॉट 6 डॉट। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना 12, 2 8 2, तो डॉट कितनी आएंगी मैग्नीशियम पे, आउटर मोस्ट में कितने 2, तो डॉट भी कितनी आएंगी 2 आएंगी आपके पास। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा पार्ट इसी का फॉर्मेशन बतानी है आपको सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कर चुके हैं दोनों एग्जाम्पल। वैसे बात अगर करें सोडियम की तो देखो सोडियम 2 है, एक ही है सोडियम, एक डॉट इस पे, एक डॉट इस पे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बेस पे आपको करके दिखाना है। ऑक्सीजन कितनी डॉट 6। सोडियम तो पॉजिटिव नेचर का है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो साइन कैसा हो गया पॉजिटिव। और है कितने सोडियम है 2। ऑक्सीजन ने 6 के पहले थे 2 और ले लिए तो 2 क्या हो गए नेगेटिव आ गए ऑक्सीजन पे। ठीक है, ऐसे तो करके दिखाओगे आप। और फाइनली क्या बन जाएगा Na2। देखो डॉट स्ट्रक्चर, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इसको दिया, एक प्लस का साइन यहाँ आया, एक प्लस का साइन यहाँ आया, तो इसको 2 लिख दिया हमने। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 2 नेगेटिव के साइन आ गए। सिमिलरली आपको बोला गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के दिखाओ। तो मैग्नीशियम के ऊपर तो पहले ही 2 डॉट होते हैं, ऑक्सीजन पे होते हैं 6, 2 की कमी होती है, ये 2 के 2 क्या करेगा लूज करेगा। तो मैग्नीशियम तो Mg2+ और ऑक्सीजन 8 हो गए, 2 नेगेटिव और ये हो गया MgO। ठीक है। तीसरा इसी में क्वेश्चन है कि ये बताओ इन कंपाउंड्स में आयन कौन कौन से हैं। तो वो मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप देख लीजिए सिंपल कौन कौन से आयन है। ये होते हैं आयन। इस कंपाउंड में सोडियम आयन है और ऑक्सीजन आयन है, और इसमें क्या है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। आप ये लिख सकते हो, थर्ड में लिख देना कि इन Na2O Na+ एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव ये आयन्स हैं, और इन MgO Mg2+ एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव ये आयन्स है आपके पास। ठीक है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है कि 2 है तो आप 2 लिखोगे, सिर्फ पूछा है आयन्स कितने हैं, संख्या नहीं पूछी। थर्ड देखिए सेकंड क्वेश्चन,
Why do ionic compounds have high melting point? आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? आपने चीज कर रखी है, आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं, आयनिक बॉन्ड से बनते हैं। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ जाता है तब बनते हैं आयनिक बॉन्ड। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से अगर आप उनको अलग करना चाहो तो आपको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अलग करने के लिए, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। सेकंड क्वेश्चन है, लिख लीजिए, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between oppositely charged ions combine together to form ionic compound। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सो we require large amount of energy to break them, hence इसीलिए क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। hence they have high मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई होता है। लास्ट ब्लू बॉक्स है अब इस चैप्टर का, लास्ट नहीं है भाई, सेकंड लास्ट है। पहला है पेज नंबर 53 पे, वो जो है वो है पेज नंबर 53। पहला क्वेश्चन, मिनरल को डिफाइन करो, ओर को डिफाइन करो, गैंगलियो को डिफाइन करो। मिनरल क्या होते हैं और क्या होता है, और गैंगलियो क्या होता है आपके पास? देखो मिनरल भी पता है और भी पता है, ये वर्ड नया है, इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। जो इम्प्योरिटी पाई जाती है वो होती है हमारे पास गैंगलियो। मिनरल क्या है? वो एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचुरली पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। पहले भी आपको बताया गया है, लिखिए, द एलिमेंट और कंपाउंड विच फाउंड नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल। और किसे बोलते हैं? जिस मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम और बोलते हैं। ये भी आपको पता है। मिनरल from which metal can be extracted is known as ore। उसे हम क्या बोलते हैं? ore बोलते हैं। और तीसरा क्या आपके पास? गैंगलियो। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इम्प्योरिटी। कैसी? मिट्टी हो गई, रेत हो गया, इम्प्योरिटी सच एज सॉइल, सैंड विच आर प्रेजेंट इन मिनरल्स। आप क्या लिखेंगे? इम्प्योरिटीज like soil and sand which are present in minerals। तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो गैंगलियो बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मेटल्स के नाम बताइए जो नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। फ्री स्टेट का मीनिंग होता है जो जितनी नीचे होंगी टेबल में वो उतनी ज्यादा फ्री स्टेट में पाई जाएंगी। तो एग्जांपल है आपके पास गोल्ड और प्लेटिनम का। तो जो सेकंड क्वेश्चन है मेन आपका, उसका आंसर आपके पास गोल्ड एंड प्लेटिनम। तीसरा है आपके पास वो कौन सी केमिकल प्रोसेस है जिसको यूज किया जाता है
मेटल को निकालने के लिए उसके ऑक्साइड में से, तो ये भी आपको अच्छे से आप कर चुके हो। कौन सी प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस यूज की जाती है मेटल ऑक्साइड में से मेटल को अलग करने के लिए। ठीक है, 119 के जो है आंसर थे इस ब्लू बॉक्स में। लास्ट ब्लू बॉक्स है आपका एक, उसके बाद फिर बैक एक्सरसाइज है आपकी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अब तक, ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने अब तक थ्योरी में ना डिस्कस किया, मोस्टली सब डिस्कस हुए हैं। लास्ट ब्लू बॉक्स पेज नंबर 55, एनसीईआरटी के पेज नंबर 55 पे पहला ही देखिए, आपको एक टेबल दी गई है, सिंपल लिख लेते हैं। मेटल्स दिए गए हैं आपको, ये तो है ऑक्साइड मेटल्स के, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और यहां 3 मेटल दे दिए, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। मेटल ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर आर हीटेड, इनको गर्म किया गया है इन मेटल्स के साथ। तो आपको ये बताना है किस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और किस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान से देखिए, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम यहाँ पर, दूसरे नंबर पे है जिंक, तीसरे पे है कॉपर। जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, नो रिएक्शन। जिंक की मैग्नीशियम के साथ कराओगे तो भी नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, उसमें भी क्या आएगा? नो रिएक्शन। लेकिन जब जिंक की कॉपर ऑक्साइड के साथ होगी, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो जिंक क्या कर देगा? डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ये याद रखना। दूसरी तरफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इन दोनों से क्या है? हाईली रिएक्टिव है, तो दोनों को क्या कर देता है? पहले को भी डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन होगी और तीसरे केस में भी क्या होगी? दूसरे केस में तो पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसमें मैग्नीशियम रिएक्ट करेंगे तो कोई रिएक्शन थोड़ी ना होने वाली है। एक चीज दूसरी चीज के साथ तो ना रिएक्ट करती है, एक जैसी चीजें रिएक्ट नहीं करती, अपोजिट चीजें रिएक्ट करती है या कम ज्यादा रिएक्टिविटी वाली। कॉपर, कॉपर पहले दो के साथ तो कोई रिएक्शन कर ही नहीं सकता क्योंकि लेस रिएक्टिव, और तीसरा खुद कॉपर के ऑक्साइड है, तो वहां भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन, वो कौन सी मेटल्स हैं जो इजीली जंग नहीं लगता? उन मेटल्स पे इजीली जंग नहीं लगता जो रिएक्टिविटी सीरीज के लास्ट में पाई जाती हैं। मेटल्स विच आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ सीरीज, आंसर में लिखना है आपको, द मेटल्स विच आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज। कौन सी होती है बॉटम में? लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये जो होती हैं इन पे इजीली जंग नहीं लगता। और नोट रोड इजीली, इन पे इजीली जंग नहीं लगता क्योंकि कम रिएक्टिव होती है, रिएक्ट नहीं करती मॉइस्चर के साथ। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एलॉयज? पहले भी कर चुके हैं हम इजीली। एलॉयज आप किसे बोलते हो? अच्छे से लास्ट टॉपिक हमने अभी किया है कि ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा मेटल का या फिर मेटल और नॉन मेटल का। तो आप लिख सकते हो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप बता दोगे ग्रास, आपने किया भी था, ग्रास इसका एग्जाम्पल है, एलॉय का एग्जाम्पल।
आज हमने चैप्टर नंबर 3 के ब्लू बॉक्सेस जितने भी थे एनसीईआरटी के सारे हमने किए, डिस्कस किए। बहुत ही इजी ब्लू बॉक्सेस हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी थ्योरी के लेक्चर्स में, वीडियोस में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज शुरू करेंगे एनसीईआरटी की, और उसमें भी जो क्वेश्चंस है हम सारे डिस्कस करेंगे, वो भी इतने ही इजी होंगे। अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो ये आज वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर किसी बच्चे ने वीडियोस नहीं देखी, लास्ट जो चैप्टर की वीडियोस थी, तो फिर उसके लिए क्वेश्चन समझने मुश्किल हो जाएंगे, फिर क्रैमिंग करनी पड़ेगी आपको। क्रैमिंग तब होती है जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी भी अगर किसी ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो ये वाली वीडियो देखने से पहले वो पहले लास्ट वीडियोस देखे सारी, फिर वो ये वाली वीडियोस करें तो उसको सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे।